हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी और यूपी बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है, जैसे रिसेंटली डीवी होने वाला है या फिर एग्जाम होने वाला है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप लोगों से शेयर करूंगा मैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ भी आपको किसी भी परीक्षा से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं तुरंत वहाँ पर बता देता हूँ और स्टडी मटेरियल भी दे देता हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। तो आज से चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की ही बात करेंगे। उसमें हम बात करें तो काउंसलिंग आपका शेड्यूल जारी हो चुका है और चलिए एक बार मैं भी आपको बता देता हूँ। हेड टीचर और हेड मास्टर 1 to 5, 9 to 12 के लिए जो पहला फेज़ है काउंसलिंग का डीवी का, वो आप देख सकते हो 9 से 13 दिसंबर को होगा आपका। और जो नंबर ऑफ टोटल कैंडिडेट हैं वो 42,918 हैं। कहाँ होगा आप ये देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट वेयर द टीचर इज पोस्टेड या हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न, तो आपका यहाँ पे होगा। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग सेकंड फेज 16 से 20 तारीख का है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड बाय बीपीएससी। आप अपने जब लॉगिन करोगे, जो डैशबोर्ड है अपना आपका बीपीएससी साइट पे, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वहाँ पे आप लॉगिन करिएगा तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कब क्या है। बाकी डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, वहाँ पे डीवी फॉर्म मिलता है, वहाँ पे आप कौन कौन से आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है जिससे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत से अभी आपने देखा है सीटेट में स्कोर कम या फिर किसी दूसरी वजह से भी काफ़ी बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो आपके साथ वो ना हो, तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद सेकंड फेज़ में बात करें तो 16 से 20 है, उसमें भी 1 to 5 और 6 to 8 के ही लोग होंगे। और संख्या यहाँ पे कुछ कुछ दे रखी है, देख लीजिए आप। टोटल आप बात करें तो 38,900 है ये। उसके बाद जो लास्ट फेज़ आता है 23 से 31 दिसंबर, इसमें देख सकते हो आप कि 9 से 10, 11 से 12 और एक्सक्लूसिव टीचर के पोस्ट हैं कुछ इसमें, तो वो आपका टोटल मिला लें हम तो 1,47,534 पोस्ट होता है। और जो आपका इसमें दिया गया है कहाँ पे काउंसलिंग होगी, तो वो आप जब डाउनलोड करोगे, डैशबोर्ड को लॉगिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं डीवी से रिलेटेड, तो वो उस पर चर्चा करते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और ये आपका होना ही चाहिए। सारी थ्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आप सीटेट सोच लीजिए, जो भी बाहर वाले हैं आउट ऑफ बिहार के, उनके लिए सीटेट मस्ट है। मेल हो चाहे फीमेल हो, 90 से कम अंक नहीं चलेगा वरना बाहर कर दिए जाओगे। अभी भी टाइम है अगर 90 से कम अंक हैं, क्योंकि अभी बीपीएससी ने कुछ दिन पहले जितने भी टीचर्स बिहार में 90 से कम अंक वाले हैं और बाहर के हैं बिहार के, उनको उपस्थित होने का आदेश दिया था। तो आप भी तय कर लीजिए, अगर 90 नंबर नहीं है तो मत करवाइए, कोई फ़ायदा नहीं, निकाल दिए जाओगे बाद में। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट आपका है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटर की चीज़ें होंगी आपकी। ग्रेजुएशन है, उसके बाद डीएलएड है, बीटीसी 1 to 5 जा रहे हो तो आपके लिए, 6 to 8 जा रहे हो तो आपके लिए, उसके ऊपर अगर आप जा रहे हो तो आपके लिए उसके ऊपर की डिग्री उसमें देख रखा है, जैसे इस पोस्ट ग्रेजुएशन का है। उसके बाद पेपर 2 के लिए, फिर उसके बाद मूल आपको पास ओरिजिनल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ उसी से ही वो वेरीफाई करते हैं कि सही है कि चीज़ें नहीं। आपने स्टार्टिंग में जब फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, वही डॉक्यूमेंट आपको फिर रिवर्स आपको डाउनलोड करने होंगे अपने, और उसके बाद वही उस पर लोगो बन गया होगा, चीज़ें जो होती हैं बीपीएससी का वेरिफिकेशन वाला लोगो। उसके बाद आप 2 सेट फोटो कॉपी लेके जाइएगा, एक अपने पास रखिएगा जिससे करवाओगे आप, और एक एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि कई बार कागज़ खो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो आप उससे हेल्प ले सकते हो। तो आपको ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल नहीं है तो आप एक कॉलेज से अगर नहीं मिला आपको डिग्री, तो आप जाके कॉलेज में बात करिए, कुछ एप्लीकेशन वगैरह कुछ लेके जाइए, प्रिंसिपल से साइन मोहर लगवा के, तो आपका काम बन जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र जो वहाँ के आरक्षण उनके लिए, आवास प्रमाण पत्र सबके लिए ज़रूरी है। लोकल के लिए तो वेरिफिकेशन होगा ही, बाहर वालों के लिए वेरिफिकेशन होता रहता है धीरे धीरे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी जो भी हैं, जो आश्रित जो भी फ़ायदा लेंगे जिस तरह का, तो उनके लिए है। आधार कार्ड वही दीजिएगा जो आधार कार्ड में नंबर आपका जो चल रहा हो वही अपडेट करवा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो नंबर चले आधार कार्ड से लिंक करवाइए जाके, जो बंद हो चुका है उसको हटवा दीजिए, क्योंकि काउंसलिंग पिछली बार काउंसलिंग जब हुई थी डीवी, तो काफ़ी दिक्कतें आई थी और काफ़ी उन लोग का चांस भी हो गया था कि डिले कराना, फिर भाग दौड़, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो आप जाइए, जो आपका नंबर चल रहा हो उसी को अपडेट करा लीजिए आधार में, सब सही होगा, क्योंकि उस पर ओटीपी आता है, अगर ओटीपी आप नहीं बता पाओगे तो दिक्कत होगी। उसके बाद बैंक की बात करते हैं। बैंक देखिए पासबुक बहुत ज़्यादा नीडेड तो नहीं है इस टाइम पे, लेकिन सैलरी पर्पज़ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगर अभी नहीं दोगे अपना बैंक वेरिफिकेशन के लिए तो सैलरी में फिर डिले होती है। फिर क्या होगा, अभी जब ज्वाइनिंग कर लोगे फिर उसके बाद आप जाके खाता खुलवाओगे, फिर आप जाके अपडेट करवाओगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके बाद टीआरई का आपका एडमिट कार्ड और आवेदन हो तो वो चलेगा आपका। उसके बाद चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं कि आपको कैसे कैसे आपको स्कूल और वो मिल सकता है, जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, तो चलिए उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ। आपने जो पहला चॉइस दिया होगा डिस्ट्रिक्ट में, बाहर वाले हो चाहे अंदर वाले हो, वो फीमेल के लिए तो जो लोकल है उनके लिए फ़ायदा मिलेगा कि उनके सामने ऑप्शन आस पास के होंगे। बाकी के लिए कोई रियायत या कोई भी ईजी चीज़ नहीं होगी यहाँ पे, मैं क्लियर बता दूँ। बाहर वालों के लिए उन्होंने जो पहला डिस्ट्रिक्ट दिया है उन्हीं में से उसी डिस्ट्रिक्ट में स्कूल के 10 नाम दिए जाएंगे, और उसमें से आप या फिर आपको लिस्ट दी जाएगी और उसमें आप फिर 10 नाम आप सेलेक्ट करोगे
और फिर वो एक स्कूल आप उसको उसमें से पकड़ा देंगे। ये प्रक्रिया होगी। और सबसे पहले आपने जो पहला जिला दिया है, हो सकता है आपको वही मिल जाए जो आप चॉइस पूछी गई थी 3, तो एक जो 3 आपने दिया होगा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पहला चॉइस जो भी जिला दिया होगा आपको पूरा पूरा लगेगा कि वही मिलेगा। तो ये है, तो ज़्यादा घबराइए नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कतें नहीं आती है। डीवी फॉर्म में जो चीज़ें हैं मैंने बताया अभी डॉक्यूमेंट को लेके, ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आराम से सोच समझ के भरिएगा। कुछ भी झूठ मूठ डीवी में मत भरिएगा, क्योंकि वो चेकिंग होती है और वहीं से वेरिफिकेशन होकर फिर दिक्कतें हो जाएंगी आपको। चलिए बात करते हैं TRE 4 की। काफ़ी लंबे टाइम से TRE 4 के ऊपर संशय चल रहा है। तो देखिए TRE 4 आएगा, ये पहले भी मैंने कहा है, बस उस पे सीटों पे संशय है कि कितनी आएगी। बहुत, क्योंकि एक जो शिक्षा मित्र का RTI का जो जवाब है वो वायरल हो रहा है। RTI का जो जवाब पूछा गया था उसी से ये चीज़ें फैली हैं कि TRE 4 आएगी कि नहीं आएगी। अदरवाइज उससे पहले तो बिल्कुल क्लियर चल रहा था कि TRE 4 सबसे बड़ी भर्ती होगी और प्राइमरी में भी सबसे ज़्यादा सीटें आएंगी। तो कई जगह कई चैनल्स पे ये बता रहे हैं बार बार कि प्राइमरी में उसमें 50,000 सीटें आ सकती हैं, मैंने भी देखा है। तो इतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है 50,000, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में सीटें खाली हैं, ऐसा सीटें खाली नहीं है। लेकिन जो यूपी में आपने देखा है वो शायद अब बिहार में भी कंटिन्यू होगा कि सीटें हैं, हर चीज़ है, लेकिन भर्ती देने का मन नहीं। तो वो चीज़ें वहाँ भी आप जल्दी देखोगे। तो ऐसा ना हो, क्योंकि एस्टेट भी पास हो के लोग वहाँ पे बैठे हैं अभी तुरंत। तो TRE 4 आएगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। सीटें का कम ज़्यादा वो नोटिफिकेशन आएगा तब देखेंगे। अभी आप तैयारी करते रहिए, अपने से तैयारी करिएगा। कोर्स नहीं खरीदा है तो भी तैयारी करिए अपने खुद से भी, और जैसे ही इसके लिए कुछ अनाउंसमेंट होती है तो आप अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिएगा। चलिए दूसरी वैकेंसी के बारे में देखते हैं। बात अब UP SSS एग्ज़ाम की कर लेते हैं। UP SSS से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। मुख्य सेविका का DV होने वाला है खासकर, तो काफ़ी इससे जुड़ी चीज़ें आई थी कि चेकलिस्ट कैसी होती है और बाकी बायोमेट्रिक स्लिप क्या होती है। तो चलिए बता देता हूँ मैं। ये आपकी बायोमेट्रिक स्लिप है। लेखपाल की काउंसलिंग DV मैंने की हुई है, तो ये देखिए बायोमेट्रिक स्लिप है ये। तो ये बायोमेट्रिक स्लिप है आपकी। आपने डॉक्यूमेंट जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको बायोमेट्रिक वो लेके जाते हैं वेरिफिकेशन करके। अगर आपके दोबारा वेरिफिकेशन में कुछ भी गड़बड़ पाया जाता है तो स्टेटस यहाँ पे यस या नो में वो टिक लगाते हैं। तो और फोटो, ये देखिए फ़ोटो भी मिलाते हैं वो। तो वो चीज़ें भी, फ़ोटो का मेरा मतलब है आप बैठे हो, आपकी रेटिना आंखों का और थंब इंप्रेशन लेते हैं ना वो, तो वो चीज़ें नहीं मैच करेंगी तो यहाँ पे नो कर देंगे और यहाँ पे फिर वो साइन नहीं करेंगे, तो आप इसका मतलब है गलत स्टूडेंट हो। उसके बाद बात करें तो ये आपका जस्ट क्योंकि छोटा सा था तो मैंने आगे इसमें लगा लिया था। ये आपका चेकलिस्ट है, इसमें आपकी पूरी कुंडली मांग ली जाती है, जितनी भी आपने पेपर में फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होगी, जो भी आप जिसकी DV करवाने जा रहे हो उसकी पूरी कुंडली इसी 2 पेपर में होती है। इसके 2 पेपर होता है, एक ये आगे आपको दिख रहा है, एक इसके जस्ट पीछे होता है, एक ही उसमें। तो सारी इन्फॉर्मेशन मांग लेते हैं इसमें आपकी, चाहे जाति आपको आरक्षण की हो, चाहे बैंकिंग हो, हर चीज़ मांग लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आप सरकार द्वारा उत्तीर्ण होना चाहिए, तो हाँ ही हैं। और कई चीज़ें आपका न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा, तो इसमें भी प्रमाण पत्र ऐसे वो दूसरा मांगा है NCC का। उसके बाद देख लीजिए जन्म प्रमाण पत्र कितनी छूट मिलती है नहीं मिलती है वो भी आपका दे रखा है इसमें। फिर आयु सीमा पात्र हैं कि नहीं है। उसके बाद अगर OBC ST पूछा जाता है, यहाँ टिक लगाया जाता है, गोला लगाया जाता है। फिर PS श्रेणी में होता है चीज़ें। इसके पीछे जाओगे तो आपका डेट ऑफ बर्थ बोला जाएगा और हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट मांगते हैं और डेट के साथ कि कब आपने पास किया है वो। तो वो छोटा छोटा भरेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद आपसे और भी चीज़ें मांगी जाती हैं, जो जो आपने जब आप DV होने लगेगा उसके जस्ट पहले आपको 4 PDF डाउनलोड करनी होती है, जिसमें 7 प्रपत्र होते हैं। 7 प्रपत्र की पूरी जीवनी समझ लीजिए एक पेज में आ जाती है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, डरिए नहीं, सही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा जो भी होगा। एक चीज़ और भी है कि जो फॉर्म मान लीजिए मुख्य सेविका का DV होने वाला है, तो मुख्य सेविका का आपने जो फॉर्म भरा था तो उससे रिलेटेड कोई भी अगर डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया होगा, चाहे जाति हो चाहे निवास हो कुछ भी हो, तो कोशिश करिएगा अगर आपका वो गलत हो गया हो तो उसको अपडेट करा लीजिए। अगर आपने अपडेट नहीं करवाया है कोई इन्फॉर्मेशन और उसमें गलती है तो आप उसके लिए एक एफिडेविट बनवा के जाइएगा। अगर सही करवा लिया है तो एफिडेविट की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो डॉक्यूमेंट वही चलेंगे। अगर डॉक्यूमेंट वैसे तो काउंसलिंग में DV में ये होता है कि दो डिवियाँ हुई हैं अभी तक, अभी 2-3 DV हो चुकी है और उसमें यही कहा गया है कि आपके डॉक्यूमेंट कोई भी हो, जाति निवास वाला कब का भी बना हो, एक दिन पुराना भी हो तो भी आप लेके जा सकते हो। उसका उस मैटर से कोई मतलब नहीं है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है वही तक होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो DV टाइम पे कहा गया है वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, तो वो चीज़ लेके जाइएगा। सारे ओरिजिनल आपके प्रपत्र होते हैं, उसी से ही ये मैच करते हैं। बायोमेट्रिक कोई भी कंप्यूटराइज नहीं होती है वेरिफिकेशन उस टाइम, सिर्फ लोग डेस्क पे बैठे रहते हैं सर। मैं बता देता हूँ कैसे रहते हैं सर। ये आपका कुछ होता है, यहाँ पे डेस्क लगे रहते हैं छोटे छोटे, यहाँ आप बैठते हो, आपके अकॉर्डिंग जो नंबर होता है, नाम बुलाया जाएगा तो आप यहाँ जाओगे सर। ओरिजिनल से आपका डुप्लीकेट चेक करेंगे, जो फोटो कॉपी लेके जाते हो आप, और जो भी जहाँ भी गड़बड़ होगी वहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, मम्मी पापा का नाम, आपका एड्रेस क्या है।
तो वो चीज़ें हैं। देखिए कुमारी मिस्टर या फिर कोई भी आगे कोई लगा हो नेम में, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब नेम में स्पेस हो तब दिक्कत होती है। जैसे ओम प्रकाश ये साथ में आ रहा है, हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में साथ में है, इंटर में ये अलग हो गया है, तो ओम और प्रकाश बीच में डैश आ गया, तो ये प्रॉब्लम होती है। उसके लिए आप एफिडेविट दे सकते हो कि हम इसको सुधार लेंगे, या फिर चीज़ें अगर ठीक कर ली गई है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका चेकलिस्ट और बायोमेट्रिक होता है एक तरह से। आपका यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम का पैटर्न एक ही रहता है डीवी का, और उसमें क्या क्या लिखते हैं चलिए वो बता देता हूँ मैं आपको। है ज़्यादातर यही चीज़ें लगती हैं आपकी डीवी में, जो यूपी ट्रिपल एस सी से डीवी करवाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो बायोमेट्रिक स्लिप होती है, चेक लिस्ट होती है, 4 प्रपत्र आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने होते हैं। पहले आवेदन से आपको कोई मतलब नहीं है, यूपी पैट स्कोर से पैट वाले नंबर स्कोर से कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मुख्य सेविका का रजिस्ट्रेशन नंबर पता होना चाहिए, या यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी आपने जो एग्ज़ाम दिया है जिसके लिए आप सेलेक्टेड हुए हो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ, बस यही लगता है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र, इंटर, फिर लंबवत आरक्षण आपको 36 मतलब जातिगत या फिर आपका शारीरिक है उसके अकॉर्डिंग आपको आरक्षण चाहिए। फिर निवास मस्ट होता है। सारे सर्टिफिकेट पापा की तरफ के लगते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, शादीशुदा हो तो भी पापा की तरफ के ही सर्टिफिकेट लगते हैं, ये जान लीजिएगा। तो इतने लगते हैं, और उसके बाद आपका कोई स्पेशल उस कोर्स के लिए कोई सर्टिफिकेट हो तो वो मांगा जाएगा। तो ये आपका डीवी का था, मुख्य सेविका का, जो मुझसे पूछा गया था। चलिए कुछ एग्जाम इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। सबसे पहले अब जो भर्ती आएगी वो आपको दिसंबर लास्ट में लेखपाल की दिख सकती है आपको, लेखपाल की। और ये लगभग 7,000 के आसपास आपको दिखेगी। सीटें बढ़ाई जाएंगी, अभी तो कम दिखा रहा है पेपर, उसमें देखा हो कटिंग में आपने, तो क्या दियाचन खेला चल रहा है अभी यहाँ पे। और दिसंबर में ही आपके जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग भी है। तो जनवरी में ज़्यादातर, जनवरी में कुछ कुछ के परीक्षा आप देख सकते हो, उसमें से जो परीक्षा है वो वीपीओ हो सकती है वो जनवरी माह में। और दिसंबर में आपकी, आप मान के चलो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है ग्रुप सी और सी और डी का, वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में। अभी ये इन्फॉर्मेशन आई है, अभी कंफर्म नहीं है पूरी, ये सिर्फ एक अनुमान पे बता रहा हूँ मैं, जो मैंने इन्फॉर्मेशन हाथ लगी उसके अकॉर्डिंग ये है। बाकी रेलवेज़ का तो चल ही रहा है, आपने देखा होगा रेलवेज़ का एएलपी का हो चुका है, फिर आरपीएफ एसआई का चल रहा है आज से, तो वो चीज़ें हैं। उसके बाद जेई और टेक्नीशियन, फिर एनटीपीसी स्टार्ट हो जाएगा आपका। तो फॉर्म आ रहे हैं, बस आप अपनी पढ़ते रहिए, तैयारी अपनी चालू रखिए। तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।